हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जाने हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और जिसको कि हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर फास्ट में पढ़ेंगे। जितना हो पाएगा उतना आज कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि आज टाइम बहुत कम है मेरे पास, तो इसलिए तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो कि एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872 है और जिसकी एनेक्टमेंट डेट 25 अप्रैल 1872 है और एनफोर्समेंट डेट 1 सितंबर 1872। ठीक है, ये आप याद रखिएगा क्योंकि इसे प्री में बहुत बारी पूछा जाता है, बहुत से स्टेट इसको पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सेक्शन शो टाइटल कमेंसमेंट। दिस एक्ट में भी कोल्ड क्या बोला जाता है इसे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, और एक्सटेंट कमेंसमेंट कहाँ तक है, इसका एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया पे है। ठीक है, और एनफोर्समेंट डेट इसकी 1 सितंबर 1872। और सेकंड जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 बात करते हैं इंटरप्रिटेशन क्लोज की, जिसके अंदर सिर्फ आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। 2A के अंदर क्या दिया हुआ है, प्रपोजल। ठीक है, 2A के अंदर क्या दिया हुआ है, प्रपोजल। प्रपोजल इज़ अ टर्म जो इंडियन लॉ के अंदर हम इसे यूज़ करते हैं, और जो फॉरेन लॉ है उसके अंदर इसे क्या बोलते हैं, प्रपोजल को ऑफ़र, इंग्लिश लॉ के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट 2B, जो 2B है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, 2B के अंदर दिया हुआ है एक्सेप्टेंस और प्रोमिस। एक्सेप्टेंस और प्रोमिस। ठीक है, C के अंदर क्या दिया हुआ है, C के अंदर दिया हुआ है प्रोमिसर और प्रोमिसी। ठीक है, B के अंदर क्या है, एक्सेप्टेंस और प्रोमिस, और C के अंदर क्या दिया हुआ है, प्रोमिसर और प्रोमिसी। ठीक है, D के अंदर क्या दिया हुआ, कंसीडरेशन। D को याद रखना कंसीडरेशन, E को याद रखना एग्रीमेंट, F को याद रखना रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, और G को याद रखना है कैसे, वॉइड। वॉइड है G, एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है। H के अंदर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो वो क्या हो, बनेंगे कॉन्ट्रैक्ट। I के अंदर क्या है, एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ द वन पार्टी। ऑप्शन ऑफ द वन पार्टी है, क्या कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, F के अंदर J के अंदर क्या आएगा, बिकम्स वॉइड, जो क्या करता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया और बाद में वह सीज कर गया, तो उस केस में उसे क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। ठीक है, आगे चैप्टर 1 कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल की बात करता है सेक्शन 3। कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, इसकी बात करता है सेक्शन 4। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, ये सेक्शन 4 बोलता है। एक्सेप्टेंस के केस में जब उसे अगेंस्ट प्रपोजर, जब जो प्रोमिसी है उसे, ठीक है, ट्रांजैक्शन में डाल देगा, मतलब पोस्ट कर देगा तब, और आउट ऑफ पावर हो जाएगी इसकी एक्सेप्टर की। ठीक है, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब होगा, जब इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, जो प्रपोजल जिसने दिया था उसकी नॉलेज में जब आएगी, जब एक्सेप्टर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। और रिवोकेशन कब कंप्लीट होगी, रिवोकेशन तब कंप्लीट होगी जब जो एक्सेप्टर है उसने क्या किया है, ये बात हु मेक्स इट, मतलब प्रपोजल के अगेंस्ट कब होगी, प्रपोजल के अगेंस्ट तब होगी जब रिवोकेशन इज कंप्लीट। रिवोकेशन तब कंप्लीट होगी जब पुट इन टू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन द पर्सन हु मेड इट बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट। ठीक है, जब उसने जैसे ही प्रपोजल दिया था ना, सेम प्रपोजल वाली बात है, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं करेगा तब तक, एज अगेंस्ट द पर्सन हुम इट इज़ मेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज, और उस बंदे के खिलाफ कब होगी, जिसके लिए जब उसकी नॉलेज में आ जाएगी। ठीक है, रिवोकेशन कंप्लीट तब मानी जाएगी। आगे सेक्शन 5 बात करता है
रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस कब किया जा सकता है? एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट एज अगेंस्ट द प्रोपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड, ठीक है। प्रपोजल में भी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट, जैसे ही कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कम्प्लीट हुई उस टाइम तक, ठीक है, कर सकते हैं, बट उसके बाद नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस में भी रिवोक, एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकते हैं? जब तक एक्सेप्टेंस विद इन नॉलेज किसके ना हो, प्रपोजल के नॉलेज में ना आए, ठीक है। और आगे है सेक्शन 6 रिवोकेशन हाउ मेड, ए प्रपोजल इज रिवोक्ड बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन, क्या है, कैसे होगी? नोटिस ऑफ रिवोकेशन से, ठीक है। और लैप्स ऑफ टाइम प्रेस्क्राइब, जो टाइम प्रेस्क्राइब किया गया उसके लैप्स कर जाने पर, ठीक है। फेलियर ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, डेथ और इंसिडेंट ऑफ द प्रपोजल, ठीक है। आगे है सेक्शन 7 एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, जो एक्सेप्टेंस होगी वो क्या होगी? एब्सोल्यूट मानी जाएगी। कब? एक प्रपोजल कन्वर्ट इनटू अ प्रॉमिस, द एक्सेप्टेंस इज मस्ट, क्या होगा? एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस मस्ट बी, क्या होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट और बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर, ठीक है। क्या होनी चाहिए? रीजनेबल मैनर में और एक्सप्रेस होनी चाहिए और विद इन अ रीजनेबल टाइम होनी चाहिए, ठीक है। आगे सेक्शन 8 बोलता है बाय परफॉर्मिंग कंडीशन एंड रिसीविंग कंसिडरेशन, बाय फॉर्मिंग, क्या? बाय फॉर्मिंग कंडीशन एंड रिसीविंग कंसिडरेशन, जिसके अंदर क्या है कि इसके अंदर कम्युनिकेशन नेसेसरी नहीं है कि कम्युनिकेशन हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? परफॉर्मेंस अगर किसी की कंडीशन फुलफिल कर देता है किसी प्रपोजल की कोई भी, तो उसे एक्सेप्टेंस माना जाएगा, ठीक है। और 9th जो सेक्शन 9 है वो बोलता है प्रोमिस एक्सप्रेसली एंड एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, जो प्रोमिस है वो एक्सप्रेस होगा, इम्प्लाइड होगा, ठीक है। प्रोमिस कैसे हो सकता है? प्रोमिस एक्सप्रेस भी हो सकता है। एक्सप्रेस कब होगा? जब वो किसी वर्ड्स में होगा, ठीक है। और इम्प्लाइड कब होगा? जब वो अदर देन वर्ड्स होगा। आगे है सेक्शन 10 व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। अब कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट दे मेड बाय फ्री कंसेंट, ठीक है। फ्री कंसेंट से बने हो, पार्टी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो और नॉट हेयर एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, और वॉइड डिक्लेयर ना हो, ठीक है। और आगे है सेक्शन 11 हु आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। कौन कम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए? तो उसके अंदर जाएंगे एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ, ही इज सब्जेक्ट हु इज साउंड माइंड, क्या होगा? वो जो साउंड माइंड होगा, नॉट डिस्क्वालीफाइबल लॉ हो, वो क्या हो? मेजर हो। ये 3 कंडीशन है कम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि बंदा मेजर हो, ठीक है, साउंड माइंड हो, नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ हो, ठीक है। आगे है व्हाट इज साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साउंड माइंड किसे माना गया? एक पर्सन टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम, ही इज कैपेबल टू अंडरस्टैंडिंग इट फॉर्मल रैशनल जजमेंट, जो क्या कर सकता हो? कॉन्ट्रैक्ट की जो है ना कंडीशन समझ सकता हो और उसकी रैशनल जो जवाब दे सकता हो। ए पर्सन इज हु इज यूजुअली अनसाउंड, जो अनसाउंड है यूजुअली बट ओकेजनली साउंड, जो ओकेजनली साउंड है, ही मेक ए कॉन्ट्रैक्ट जब वो साउंड माइंड होगा, ठीक है। ए पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज अनसाउंड माइंड, तब कब नहीं कर सकता? जब वो अनसाउंड माइंड होगा, ठीक है। आगे है सेक्शन 13, सेक्शन 13 डिफाइन करता है कंसेंट को। कंसेंट क्या होगी? 2 और मोर पर्सन आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस, और इसके साथ एक लिटिल मैक्सिम्स लिख लीजिएगा, कंसेंसस एड इडम, मतलब सेम थिंग इन सेम सेंस। फ्री कंसेंट डिफाइन है सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 बोलता है कंसेंट इज सेट टू बी फ्री, कंसेंट कब फ्री होगी? जब व्हेन इट इज़ नॉट कोज्ड बाय, जो कोज्ड नहीं होगी किस चीज़ से? कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ठीक है। तो 15 डिफाइन करता है कोर्जन कि कोर्जन क्या होगा, और सेक्शन 16 डिफाइन करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है।
और सेक्शन 17 डिफाइन करता है फ्रॉड, ठीक है। सेक्शन 18 डिफाइन करता है क्या, मिस रिप्रेजेंटेशन। और सेक्शन 18 तक होंगे। अब पढ़ते हैं दोबारा से कोर्जन। कोर्जन क्या होगा, कोर्जन होगा, कोर्जन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट। कोर्जन इज कमिटिंग और थ्रेट टू कमिट। कोर्जन क्या है, किसी एक्ट को कमिट करना या कमिट करने की धमकी देना, ठीक है। जो एक्ट फॉरबिडन है आईपीसी के द्वारा, और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन, और अनलॉफुल डिटेन करना या फिर किसी को डिटेन करने की धमकी देना, थ्रेट करना, ठीक है, किसी को डिटेन करने की धमकी देना, किस में आएगा, कोर्जन में, ठीक है। और एनी प्रॉपर्टी टू प्रोजेक्ट एनी पर्सन, जो प्रॉपर्टी किसी पर्सन से बिलोंग करती है, विद द इंटेंशन टू कॉजिंग एनी पर्सन एंट्री इनटू एन एग्रीमेंट, उस पर्सन को एग्रीमेंट में लाने के लिए ये सब काम किया जाता है, उसे कोर्जन बोलते हैं, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा जो कि अपनी डोमिनेंट पावर का यूज़ करेगा कोई पर्सन, ठीक है, कोई पर्सन अपनी डोमिनेंट पावर का यूज़ करता है, किस लिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस पार्टीज पोजीशन डोमिनेट विल ऑफ अदर टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए क्या करेगा, क्या करेगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस को यूज़ किएगा, ठीक है। और इसके अंदर पोजीशन किसकी है, पर्सन इज डीम्ड टू बी पोजीशन ऑफ डोमिनेट विल, किसको माना जाएगा, वो होल्ड द रियल और अपरेंट अथॉरिटी, जो कि होल्ड करता है रियल और अपरेंट अथॉरिटी, ठीक है। और फिड्यूशरी रिलेशनशिप टू द अदर, और जो विश्वास के मतलब जो रिश्ते को स्टैंड करता है वो, ये रियल और अपरेंट अथॉरिटी मतलब अपने सुपीरियर भी हो सकते हैं, और किसी जैसे ऑफिस में किसी ऑफिसर का उसके नीचे कोई काम करने वाला वर्कर हो उसके साथ, और मतलब ऑफिसर क्या कोई भी अन्य अदर पर्सन नॉट ऑफिसर, कोई जो पर्सन डोमिनेट करता है अपनी विल, मतलब उसके ऊपर सुपीरियर जो भी कोई होता है, ठीक है, जैसे डॉक्टर, नर्स, एडवोकेट और क्लाइंट, ठीक है। इस तरह का रिलेशन जो होता है वो रियल और अपरेंट अथॉरिटी में आता है। और फिड्यूशरी रिलेशनशिप विश्वास का। और सेकंड में है बी, व्हेन ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ पर्सन हु मेंटल कैपेसिटी टेम्परेरीली एंड परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ इलनेस मेंटल बॉडीली स्ट्रेस, ठीक है। तो वो कोई पर्सन ऐसा जो जिसकी मेंटल कैपेसिटी टेम्परेरी या परमानेंटली अफेक्टेड है एज से, इलनेस से, या बॉडीली डिस्ट्रेस्ड है वो। और थर्ड में आता है वेयर अ पर्सन इज पोजीशन ई डोमिनेट द विल ऑफ अनदर, जो पर्सन पोजीशन डोमिनेट करता है किसी दूसरे के ऊपर, एंट्री इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद हिम, ट्रांजैक्शन अपीयर ऑन द फेस ऑफ इट, और ट्रांजैक्शन अपीयर होते हैं फेस पर, किसके, उस कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है। और एविडेंस एड्यूस किए जाते हैं टू बी अनकंसाइनेबल, मतलब अनकंसाइनेबल मतलब वो जो मतलब एक बात बोलते हैं ना कि लोकात्मक विरुद्ध, ठीक है, कि जो सही मत के जो व्यक्ति हैं ना उनको लगता है कि ये गलत है, ठीक है। द बर्डन ऑफ प्रूविंग डैट सच कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, और बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करेगा, उस पर्सन के ऊपर जो ये बोलेगा कि मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ नहीं किया है। तो चलिए नेक्स्ट 17 के अंदर भी 4-5 बातें याद करने की हैं, जैसे कि हमारे को सेक्शन 17 के अंदर दिया गया है फ्रॉड, तो फ्रॉड दिया गया है, तो फ्रॉड के साथ में हमें एक चीज़ और पढ़नी पड़ती है कि फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स। अब क्या क्या चीज़ फ्रॉड में इंक्लूड होगी और क्या क्या चीज़ मानी जाएगी फ्रॉड में कि ये फ्रॉड हुआ है। कब मानेंगे फ्रॉड, फ्रॉड मानेंगे, चलिए यार, तो तो अब मानेंगे फ्रॉड। फ्रॉड मीन्स इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कब मानेंगे फ्रॉड मीन्स पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट से है ना, पार्टी कोई फॉलोइंग एक्ट्स जो कमिट करती है विद हिज कनाइवेंस, अपने चालाकी से और उसके एजेंट के द्वारा, बाय हिज एजेंट, विद इंटेंशन टू, वो सबसे बड़ा मेन पर्पज़ क्या है फ्रॉड का, विद इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी, कि अनदर पार्टी को क्या करना है, धोखा देना है, टू एंट्री इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एंट्री इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। किस किस तरीके से, सजेशन, नंबर 1 सजेशन देना कि ये चीज़ ट्रू है बट वो ट्रू नहीं है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, किसी फैक्ट को कंसील करना,
प्रोमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्मिंग इट, कोई प्रोमिस करना पर उसे परफॉर्म करने की इंटेंशन ना होना। फोर्थ में आ गया एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी एक्ट जो डिसीव की डेफिनेशन में फिट होता है, मतलब डिसीव मतलब धोखे की उसके अंदर श्रेणी में कोई भी एक्ट फिट होता है वो भी। एनी सच एक्ट और ओमिशन जो स्पेशली डिक्लेयर है फ्रॉडलेंट, फ्रॉड डिक्लेयर है जो स्पेशली किसी लॉ के द्वारा, ठीक है। मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन एंटरिंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड। मेयर साइलेंस जो साइलेंस होगी वो फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगी अनटिल और अनलेस, जब तक ड्यूटी टू अ पर्सन और स्पीक, ठीक है, ड्यूटी टू पर्सन स्पीक नहीं होगी तब तक वो नहीं आएगी फ्रॉड की डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। तो ड्यूटी टू स्पीक अ पर्सन फ्रॉड कीपिंग साइलेंस टू स्पीक, ठीक है, अनलेस ही साइलेंस इज इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच, जब तक उसकी साइलेंस खुद इक्विवेलेंट टू स्पीच नहीं होगी तब तक क्या नहीं मानी जाएगी, ड्यूटी टू स्पीक नहीं मानी जाएगी। ये ट्रैक्टर भी ना इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं। आगे है सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड। मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी आपने 3 चीज़ें याद रखनी है, जैसे फ्रॉड के अंदर 5 चीज़ें याद रखी है, इसी तरह से मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर 3 चीज़ें याद रखनी है। पॉजिटिव असर्शन, पॉजिटिव असर्शन, ठीक है, पॉजिटिव असर्शन याद करना है, जो मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट नॉट ट्रू तो ही बिलीव इट टू बी ट्रू। एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कोई भी ड्यूटी ब्रीच हो, इंटेंशन टू डिसीव हो, ठीक है, और हाउएवर इनोसेंटली कोई एक्ट हो गया हो मिस्टेक से, ठीक है। और सेक्शन 19 बोलता है वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट। कौन कौन से वॉइडेबिलिटी एग्रीमेंट वॉइडेबिलिटी मतलब वॉइडेबल होंगे, ठीक है, जो फ्री कंसेंट से विदाउट फ्री कंसेंट हुए हैं, कौन कौन से होंगे। सबसे पहली बात तो इसके अंदर कोर्जन, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर मार्क कर लीजिएगा। द एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी व्हेन कोर्ट सो, ठीक है, वो होंगे। और एक पार्ट इसके अंदर आ गया ये नहीं एक्सेप्शन, सीधा डायरेक्ट एक्सेप्शन पढ़िए। इफ़ सच कंसेंट वाज कोर्ट बाय मिस रिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस, अगर कोई कंसेंट जो कोर्ट है मिस रिप्रेजेंटेशन से, साइलेंस से, फ्रॉडलेंट विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 70 कॉन्ट्रैक्ट नेवरदलेस इज नॉट वॉइडेबल, वो वॉइडेबल नहीं होगी इफ़ पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कोर्ट, ठीक है, हैड मीनिंग दैट डिस्कवरिंग द ट्रूथ ऑफ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, ठीक है। अगर ऑर्डिनरी ड्यू डिलीजेंस से आपने उस फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन को, ठीक है, यदि आप क्या कर सकते थे, डिस्कवर कर सकते थे, तो वो फ्रॉड की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे सेक्शन 19A, ठीक है, तो सेक्शन 19A बोलता है व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट, ठीक है, व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कोज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगर कोई कंसेंट जो है वो कोज्ड है अनड्यू इन्फ्लुएंस से। अनड्यू इन्फ्लुएंस अलग क्यों किया गया 19A, इसे 19A को अलग क्यों किया गया 1899 में, 1999 में अलग इसलिए किया गया क्योंकि इसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ की वजह से इस सेक्शन को अलग किया गया, ठीक है। और व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कोज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस द एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन, अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस से किया गया तो वो भी एट द ऑप्शन ऑफ दी पार्टी है वॉइडेबल हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट आ गई है सेक्शन 20 जिसके अंदर बात करिए मिस्टेक, इसको बोलते हैं बायलैटरल मिस्टेक, इस सेक्शन को बोलते हैं बायलैटरल मिस्टेक। आप भी लिख लीजिएगा सेक्शन के ऊपर बायलैटरल मिस्टेक एग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एक्ट और मैटर ऑफ फैक्ट। अगर बोथ पार्टीज अंडर मिस्टेक है तो क्या होगा, एग्रीमेंट जो होगा वो वॉइड होगा। 22 पढ़ेंगे, 21 बाद में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्या होगा कि अगर वन पार्टी मिस्टेक में है तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे नॉट वॉइडेबल, मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा उसे, नॉट वॉइडेबल। अब आइए सेक्शन 21 पे। 21 बोलता है इफेक्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। अब मिस्टेक 2 तरह की होती है, फैक्ट की जो 20 और 22 के अंदर दी गई है, सिंगल पार्टी और बोथ पार्टीज। 21 के अंदर क्या इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज अ लॉ की मिस्टेक, अगर इंडियन लॉ की मिस्टेक है तो वो नॉट वॉइडेबल होगी, मीन्स वैलिड मिस्टेक, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। नॉट वॉइडेबल मीन्स वैलिड होगा। और अगर मिस्टेक है किसी
एनी अदर लॉ की जो इंडिया के अंदर अनफोर्सेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मिस्टेक और फैक्ट की तरह उसे ट्रीट किया जाएगा। फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।